नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम टेक्नोलॉजी, बिजनेस और अब तो परोपकार हर जगह गूंजता है, बिल गेट्स। हाँ बिल्कुल। गैराज से शुरुआत करके दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बनना, ये कहानी वाकई असाधारण है। और आज हम इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखेंगे। हमने कई स्रोतों को देखा है, उनकी जीवनियां, बिजनेस रिपोर्ट्स, लेख। जी, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ, उनके फैसलों के पीछे की सोच क्या थी, क्या चुनौतियां आईं और उनका असर कितना गहरा रहा। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल गेट्स के जीवन के वो अहम मोड़, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी कभी कभी थोड़ी विवादास्पद जीवन शैली और फिर वो विशाल प्रभाव दुनिया पर। देखते हैं क्या खास है उनमें। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, जन्म हुआ 28 अक्टूबर 1955 को सियाटल, वॉशिंगटन में। परिवार काफी जाना माना था। अच्छा। पिता विलियम एच गेट्स सीनियर एक माने हुए वकील थे और माँ मैरी मैक्सवेल गेट्स वो शिक्षा, सामाजिक कार्यों और कई कंपनियों और नॉन प्रॉफिट्स के बोर्ड्स में बहुत एक्टिव थीं। तो कह सकते हैं कि घर में एक माहौल था उपलब्धि का, समाज के लिए कुछ करने का। और ये तकनीक वाला कीड़ा कब लगा उन्हें? मैं सुना है काफी कम उम्र में ही। हाँ बिल्कुल, सियाटल के लेक साइड स्कूल में। ये उन चुनिंदा स्कूलों में से था जहां उस जमाने में कंप्यूटर टर्मिनल की एक्सेस थी। अच्छा। और वहीं पर पहली बार उनका सामना कंप्यूटर से हुआ। और ये बस कोई स्कूल एक्टिविटी नहीं थी, यहीं पर उनका टैलेंट और जुनून एकदम सामने आया। जैसे? सोचिए, सिर्फ 13 साल के थे वो जब उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, टिक टैक टो का गेम। अरे वाह। हाँ, जिसे आप कंप्यूटर के खिलाफ खेल सकते थे। ये सिर्फ कोडिंग नहीं थी, ये सिस्टम को समझने की, उसे अपने हिसाब से चलाने की एक तरह की पहली कोशिश थी। दिखाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक की तरफ उनका झुकाव कितना नेचुरल था। और लेक साइड में ही उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई। जी, पॉल एलन उनसे 2 साल सीनियर थे, पर कंप्यूटर का जुनून दोनों में एक जैसा था। घंटों साथ में स्कूल के कंप्यूटर पर बिताते थे, सिस्टम की कमियां ढूंढते थे, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स चमकाते थे। और यहीं से उनका पहला बिजनेस आइडिया आया, ट्राफो डेटा। ये क्या था? ट्राफो डेटा, हाँ, एक महत्वाकांक्षी आइडिया था। उन्होंने सोचा कि सियाटल शहर का जो ट्रैफिक फ्लो डेटा है, उसे रीड और एनालाइज करने के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। अच्छा। उन्होंने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया भी, कुछ शुरुआती ग्राहक भी मिले, लेकिन कोई बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी। पर शायद ज्यादा जरूरी ये था कि इसने उन्हें साथ काम करने का, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने का और बिजनेस की दुनिया का पहला स्वाद दिया। कह सकते हैं आगे की बड़ी सफलताओं के लिए ये एक लर्निंग ग्राउंड था। फिर 1973 में गेट्स हार्वर्ड गए। बैकग्राउंड देखकर लगता है शायद लॉ पढ़ने गए होंगे। हाँ, इरादा तो वही था शुरुआत में लॉ पढ़ने का, लेकिन कंप्यूटर वाला जुनून वो गया नहीं था। अच्छा। तो लेक्चर हॉल से ज्यादा वो यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर में पाए जाते थे। प्रोग्रामिंग करते हुए अक्सर पूरी पूरी रात पढ़ाई से ध्यान हटकर कंप्यूटर की दुनिया में लग गया था। और फिर आया वो मोमेंट, दिसंबर 1974, पॉल एलन एक मैगजीन लेकर आए। हाँ, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके कवर पर था MITS ऑल्टेयर 8800, दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर किट। बस यहीं से माइक्रोसॉफ्ट का बीज पड़ा, कह सकते। कैसे? एलन और गेट्स दोनों को तुरंत समझ आ गया कि पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आ रहा है और इन मशीनों को सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। उन्हें पक्का यकीन था कि वो ऑल्टेयर के लिए बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इंटरप्रेटर बना सकते हैं। पर यहाँ जो बात हैरान करती है वो है उनकी हिम्मत। उनके पास ऑल्टेयर 8800 मशीन थी ही नहीं थी। फिर भी उन्होंने MITS कंपनी को फोन किया जो ऑल्टेयर बनाती थी और दावा कर दिया कि हमारे पास वर्किंग बेसिक इंटरप्रेटर है। ये क्या था? सिर्फ कॉन्फिडेंस या एक बड़ा जुआ? शायद दोनों का मिक्स था। आत्मविश्वास कि हम बना लेंगे, भले ही अभी बना नहीं है, और एक कैलकुलेटेड रिस्क। MITS ने दिलचस्पी दिखाई, डेमो के लिए बुला लिया, अब प्रेशर आ गया। बिल्कुल। गेट्स और एलन ने हार्वर्ड की कंप्यूटर लैब में लगभग 8 हफ्ते दिन रात एक करके कोड लिखा। एलन उसे एल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको ले गए, जहां MITS का ऑफिस था। पहली बार असली अल्टेयर मशीन पर लोड किया और वो चल गया। हाँ। वो चल गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था।
इसके फौरन बाद 1975 में गेट्स ने हार्वर्ड छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ, और एलन के साथ मिलकर फॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट, जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट बना, की स्थापना की। हाँ। हार्वर्ड छोड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। ये दिखाता है कि उन्हें अपने विजन पर कितना कितना ज्यादा यकीन था। ये सिर्फ कॉलेज छोड़ना नहीं था, ये तो एक बनी बनाई राह छोड़कर एक अनजाने भविष्य में कूदना था, एक ऐसी इंडस्ट्री में जो भी बस शुरू ही हो रही थी। बिल्कुल, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्क लेने की क्षमता का ये पहला बड़ा सबूत था। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती कामयाबी तो आई अल्टेयर के लिए बेसिक लाइसेंस करने से, पर वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दूसरे जो नए नए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे, उन्हें भी अपना सॉफ्टवेयर लाइसेंस करना शुरू कर दिया। शुरू से ही उनका अप्रोच काफी अग्रेसिव था। और फिर आया वो IBM वाला सौदा, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, 1980 IBM पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में उतरने की तैयारी कर रहा था और उन्हें चाहिए था एक ऑपरेटिंग सिस्टम। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट किया। मजे की बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास उस वक्त अपना कोई OS था ही नहीं। तो क्या किया उन्होंने? फुर्ती दिखाए। गेट्स ने पास की ही एक कंपनी थी, सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स, उससे एक मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम QDOS यानी क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके राइट्स खरीद लिए करीब $50,000 में। $50,000? हाँ, और फिर उससे IBM की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया और MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से लाइसेंस कर दिया। लेकिन यहां असली खेल लाइसेंसिंग की शर्तों में था, है ना? बिल्कुल, यही मास्टर स्ट्रोक था। माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS IBM को तो दिया, लेकिन ये अधिकार अपने पास रखा कि वो इसे दूसरे कंप्यूटर मेकर्स को भी लाइसेंस कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ चालाकी नहीं थी, ये दूरदर्शिता थी। ये समझना कि असली ताकत सॉफ्टवेयर में है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, न कि सिर्फ मशीन में। जैसे जैसे IBM PC और उसके क्लोन्स पॉपुलर होते गए, MS-DOS इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया और माइक्रोसॉफ्ट हर कॉपी पर रॉयल्टी कमा रहा था। यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की वो अभूतपूर्व ग्रोथ शुरू हुई। और 80 के दशक में तो PC रेवोल्यूशन आ ही गया था। माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपेंशन तो फिर रॉकेट की तरह हुआ होगा। MS-DOS, फिर विंडोज, फिर ऑफिस सूट, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। हाँ, और डेवलपर टूल्स, बहुत कुछ। और उनका लाइसेंसिंग मॉडल उन्हें हार्डवेयर बनाने की झंझटों से दूर रखता था। वो तेजी से स्केल कर पा रहे थे। और गेट्स खुद इस सब के सेंटर में थे। बिल्कुल, अपनी इंटेंस वर्क एथिक के लिए जाने जाते थे। टेक्निकल डिटेल्स पर उनकी पकड़ कमाल की थी और स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई रखते थे। कहा जाता है कि वो खुद कोड रिव्यू करते थे, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनाते थे, बड़ी डील्स में पर्सनली इन्वॉल्व होते थे। मैनेजमेंट स्टाइल थोड़ा टफ था, सुना है। हाँ, तीव्र और कभी-कभी टकराव वाला भी कहा जाता है, लेकिन नतीजे साफ थे। माइक्रोसॉफ्ट 1986 में पब्लिक हुई और गेट्स रातों रात अरबपति बन गए। लेकिन इतनी तेजी से सफलता मिलती है तो चुनौतियां भी आती हैं। कंपटीशन तगड़ा था एप्पल वगैरह से। बिल्कुल, और फिर कानूनी मुश्किलें शुरू हुई। जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा बढ़ा, उन पे मोनोपोली यानी एकाधिकार वाले आरोप लगने लगे। हाँ, वो US वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट वाला केस। जी, वो सबसे फेमस है। 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ। सरकार का आरोप था कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल किया है, वेब ब्राउज़र जैसे दूसरे मार्केट्स में कंपटीशन को दबाने के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक बहुत बड़ी और लंबी चलने वाली चुनौती थी। अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो ये दिखाता है कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा सफल हो जाती है बिल्कुल, तो उस पर रेगुलेटरी नजर कैसे पड़ती है। सही बात है। और कंपनी के अंदर भी दिक्कतें थीं। छोटी सी स्टार्टअप से इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी बनने में मैनेजमेंट के तनाव तो आते ही हैं। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत तक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर का बादशाह था, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल रही थी। हाँ, इंटरनेट आ गया था, मोबाइल कंप्यूटिंग। बिल्कुल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का असर बढ़ रहा था, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब नई ताकतें थीं और माइक्रोसॉफ्ट को इनके हिसाब से ढलना था। अच्छा, चुनौतियों की बात चल रही है तो शुरुआती दिनों में वो सॉफ्टवेयर पायरेसी वाली दिक्कत भी तो थी। लोग सॉफ्टवेयर मुफ्त में कॉपी कर लेते थे। गेट्स का क्या स्टैंड था इस पर? गेट्स ने इस पर बहुत कड़ा रुख लिया था। 1976 में ही उन्होंने कंप्यूटर हॉबिस्ट्स को एक ओपन लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर चोरी की निंदा की थी और कहा था कि इससे डेवलपर्स को अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने का मोटिवेशन खत्म होता है। मतलब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पक्के समर्थक थे शुरू से ही। हाँ, बिल्कुल। उस जमाने की जो शेयरिंग वाली कल्चर थी, उसके एकदम उलट।
ये दिखाता है कि वो सॉफ्टवेयर को एक बिजनेस प्रोडक्ट की तरह देखते थे एकदम शुरू से। और ये जो एंटी ट्रस्ट वाले मुकदमे थे, इनका कंपनी पर क्या असर पड़ा? सिर्फ कानूनी लड़ाई थी या कुछ और भी? वो तो बड़ा मुद्दा बना था। जी, इन मुकदमों ने दिखाया कि कितनी भी बड़ी और प्रभावशाली कंपनी क्यों ना हो, उसे रेगुलेटरी दायरे और पब्लिक स्क्रूटनी का सामना करना ही पड़ता है। ये इनोवेशन और मार्केट पावर के बीच का जो संतुलन है ना, उसकी एक केस स्टडी है। और जो टेक्नोलॉजी बदल रही थी, मोबाइल, वेब, उसका क्या? माइक्रोसॉफ्ट तो डेस्कटॉप का किंग था। ये एक बड़ी चुनौती थी, सही कहा आपने। गूगल सर्च में और वेब बेस्ड सर्विसेज में आगे निकल गया। एप्पल ने स्मार्टफोन और टैबलेट मार्केट को ही बदल दिया। ओपन सोर्स जैसे लिनक्स सर्वर मार्केट में एक मजबूत ऑप्शन बन गया। माइक्रोसॉफ्ट ने कोशिश तो की होगी इन एरिया में। हाँ, कोशिश की, कुछ सफलता भी मिली, जैसे सर्वर और क्लाउड में अज्योर के साथ। लेकिन वो हमेशा उतने डोमिनेंट नहीं रहे जितने डेस्कटॉप पर थे। गेट्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इन बदलावों पर? उन्होंने धीरे धीरे कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से खुद को पीछे खींचना शुरू किया। 2000 में वो सीईओ पद से हट गए। स्टीव बाल्मर सीईओ बने। हाँ। हालांकि वो चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और चेयरमैन बने रहे। उनका फोकस धीरे धीरे कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी और फिर परोपकार की तरफ शिफ्ट होने लगा। 2008 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपनी फुल टाइम भूमिका छोड़ दी और 2014 में चेयरमैन पद से भी हट गए। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है कि टेक कंपनियों के फाउंडर्स कब और कैसे लीडरशिप अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। बिल्कुल। खैर, इतनी बिजनेस सक्सेस के साथ जाहिर है बेहिसाब दौलत भी आई। आज उनकी नेटवर्थ कितनी होगी अंदाजन, और लाइफस्टाइल कैसी है? 2025 के शुरुआत के एस्टिमेट्स देखें तो उनकी नेटवर्थ करीब $108 बिलियन से $160 बिलियन के बीच है। ये स्टॉक मार्केट और वैल्यूएशन पर डिपेंड करता है, पर हाँ, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है वो। और लाइफस्टाइल, उनका घर ज़ैनडू 2.0 वो तो बहुत फेमस है। हाँ, मेडिना वॉशिंगटन में लेक वॉशिंगटन के किनारे पर है ज़ैनडू 2.0। वाकई असाधारण है। करीब 66,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इसे बनाने में कई साल लगे और करोड़ों डॉलर खर्च हुए। और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है उसमें, ना? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें 6 किचन है, 24 बाथरूम, एक 60 फुट का स्विमिंग पूल जिसमें अंडर वाटर म्यूजिक सिस्टम है। अरे वाह। कई जिम है, 2100 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी है जिसमें गुंबद वाली छत और सीक्रेट दरवाजे हैं। एक आर्ट डेको स्टाइल का थिएटर है और एक ट्रैम्पोलिन रूम भी है। ट्रैम्पोलिन रूम? और वो पिन वाली क्या कहानी है जो मेहमानों को मिलती है? हाँ, कहते हैं कि मेहमानों को एक पिन दिया जाता है, वो उनकी पसंद ट्रैक करता है, जैसे टेम्परेचर, लाइटिंग, म्यूजिक, डिजिटल आर्टवर्क। जैसे जैसे वो घर में घूमते हैं, कमरे अपने आप उनकी सेटिंग्स के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। कमाल है। घर में भी टेक्नोलॉजी के लिए उनका पैशन दिखता है। इस घर का सालाना टैक्स ही लाखों डॉलर में आता होगा। हाँ, जाहिर है। और दिलचस्प बात यह है कि आजकल मिनिमलिज्म का जमाना है, पर गेट्स ने कहा है कि उनका इसे छोड़ने या साइज कम करने का कोई इरादा नहीं है। ज़ैनडू 2.0 के अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं? हाँ, कई और भी हैं या रही हैं। कैलिफोर्निया के रैंचो सांता फे में एक बड़ा घोड़ों का फार्म, फ्लोरिडा के वेलिंगटन में घुड़सवारी के लिए एक बहुत बड़ा एस्टेट, कैलिफोर्निया के डेल मार में समंदर किनारे एक कंपाउंड, और अपने वॉशिंगटन वाले घर के आसपास भी उन्होंने कई प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। गाड़ियों और जेट्स का भी शौक है? पोर्श के फैन रहे हैं। पोर्श 911, एक बहुत रेयर पोर्श 959। हाँ, सुना है उसे इंपोर्ट करने में दिक्कत हुई थी। जी, विशेष कानून की जरूरत पड़ी थी उसे अमेरिका लाने के लिए। और हाल ही में एक इलेक्ट्रिक पोर्श टिकान भी ली है। इसके अलावा जैगुआर XJ6, फेरारी 348 भी कलेक्शन में रही हैं। और प्राइवेट ट्रैवल के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म के जरिए गल्फ स्ट्रीम G650 ERS और बॉम्बार्डियर चैलेंजर 350 जैसे जेट्स इस्तेमाल होते हैं। और आर्ट और कलेक्टिबल्स में भी काफी इंटरेस्ट है। वो लियोनार्डो दा विंची वाली पांडुलिपि। हाँ, कोडेक्स लीसेस्टर। 1994 में उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की ये पांडुलिपि $30.8 मिलियन में खरीदी थी। $30 मिलियन से ज्यादा? जी, इसमें दा विंची के साइंस पर विचार है और वो इसे दुनिया भर के म्यूजियम्स में डिस्प्ले के लिए उधार भी देते हैं। उनके आर्ट कलेक्शन में विंस्लो होमर, एंड्रू वायट जैसे अमेरिकी कलाकारों की अहम पेंटिंग्स भी हैं। और उनकी वो विशाल लाइब्रेरी, वो खुद ही एक कलेक्शन है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ टेक में नहीं, इतिहास, साइंस, आर्ट सब में है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं 2000 के दशक पर। ये उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ था। माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव भूमिका से हटकर परोपकार पर फोकस। जी बिल्कुल।
2000 में उन्होंने और उनकी तत्कालीन पत्नी मिलिंडा फ्रेंच गेट्स ने अपने जो भी चैरिटी के काम चल रहे थे उन्हें मिलाकर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। शुरुआत हुई माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक थे करीब $5 बिलियन के डोनेशन से। और इस फाउंडेशन का लक्ष्य क्या है? मुख्य फोकस है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी असमानताओं को खत्म करना। इसके मेन एरिया हैं ग्लोबल हेल्थ, जैसे टीकाकरण, मलेरिया, HIV जैसी बीमारियों से लड़ना, पोलियो खत्म करना। हाँ, पोलियो उन्मूलन में तो बहुत बड़ा रोल रहा है इनका। फिर ग्लोबल डेवलपमेंट है, खेती, साफ सफाई, गरीबों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका में एजुकेशन। टेक्नोलॉजी की पहुंच बढ़ाना भी एक अहम हिस्सा रहा है। और इसका स्केल तो अविश्वसनीय है, $100 बिलियन से ज्यादा का दान। हाँ, पिछले करीब 25 सालों में फाउंडेशन ने $100 बिलियन से ज्यादा ग्रांट्स दिए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। और ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेटा ड्रिवन, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते हैं। कहीं ना कहीं उनका बिजनेस बैकग्राउंड इसमें झलकता है। और गेट्स ने अपनी लगभग सारी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया, ये बात सही है। हाँ, उन्होंने और मिलिंडा फ्रेंच गेट्स ने तलाक के बाद भी वो फाउंडेशन में को चेयर के तौर पर साथ काम कर रहे हैं। कहा है कि वो अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा, लगभग 95% से ज्यादा, या तो अपने जीवन काल में या अपनी वसीयत के जरिए दान कर देंगे। 95%? जी। गेट्स ने हाल ही में ये भी कहा है कि वो डोनेशन की रफ्तार और तेज करेंगे। उम्मीद है कि फाउंडेशन करीब 2045 तक अपना सारा पैसा बांट देगा। इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? वही बड़ी दौलत के साथ बड़ी जिम्मेदारी दान करने के लिए प्रेरित करता है। हाँ। हाल के सालों में गेट्स का ध्यान क्लाइमेट चेंज पर भी बहुत बड़ा है। उन्होंने क्लीन एनर्जी रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया है। टेरा पावर नाम की कंपनी के जरिए एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं, क्लाइमेट इनोवेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। 2021 में उनका तलाक हो गया था, पर फाउंडेशन का काम जारी है। हाँ, उन्होंने फाउंडेशन को मिलकर चलाने की कमिटमेंट जताई है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे उनका पढ़ने का शौक। हाँ, वो एक वोरेशियस रीडर है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने वाले। साल में करीब 50 किताबें पढ़ लेते हैं, ज्यादातर नॉन फिक्शन, और अक्सर अपनी वेबसाइट गेट्स नोट्स पर रिव्यू और रिकमेंडेशंस भी शेयर करते हैं। 50 किताबें एक साल में? जी, ये दिखाता है कि उनमें लगातार सीखने की इच्छा कितनी प्रबल है। और वो बात कि वो 1997 तक इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते थे, अरबपति होने के बावजूद। ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर है। शायद उनकी शुरुआती मितव्ययिता या प्रैक्टिकल सोच को दिखाता है। हालांकि अब वो प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं, पर ये पहलू उनकी पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। उनका दिन भी सुना है मिनट्स दर मिनट प्लान्ड होता है। उनकी वर्क स्टाइल की इंटेंसिटी पता चलती है। हॉबीज क्या हैं उनके, टेक के अलावा? ब्रिज खेलना बताया जाता है कि ये उनका पसंदीदा शौक है और काफी सीरियसली लेते हैं इसे। इसके अलावा पढ़ना, टेनिस खेलना और परिवार के साथ बोर्ड गेम्स खेलना भी पसंद है। उनका एक फेमस कोट है कि अमीर मरना शर्मनाक है। हाँ, ये उनकी परोपकारी सोच का सार है कि जो पैसा कमाया है उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। वो ग्लोबल इश्यूज जैसे असमानता, क्लाइमेट चेंज, महामारी की तैयारी, इन सब पर पब्लिकली अपनी राय रखते हैं, सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। हालांकि उनकी और उनके फाउंडेशन की आलोचना भी होती है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, ये अहम है। आलोचनाओं में शामिल है फाउंडेशन के विशाल साइज और प्रभाव से ग्लोबल हेल्थ और एग्रीकल्चर एजेंडा पर जरूरत से ज्यादा असर डालने का अंदेशा, उनके इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स स्ट्रैटेजीज पर सवाल, और पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने की चिंताएं। इन आलोचनाओं को उनके पब्लिक प्रोफाइल और प्रभाव के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, बिना किसी तरफदारी के। तो कुल मिलाकर उनकी यात्रा को कैसे समेटें? ये एक मल्टी डायमेंशनल यात्रा है। एक जोशीले युवा प्रोग्रामर से एक बेहद कॉम्पिटिटिव बिजनेस टाइकून तक, जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को दिशा दी, और फिर एक ग्लोबल फिलैंथ्रोपिस्ट जो दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल समस्याओं से लड़ने के लिए अपनी दौलत और असर का इस्तेमाल कर रहा है। उनकी विरासत कॉम्प्लेक्स है, कह सकते हैं। हाँ, जबरदस्त इनोवेशन है, बिजनेस एक्यूमेन है, स्ट्रैटेजिक सोच है, लेकिन साथ ही मोनोपोली के आरोप और आलोचनाएं भी हैं। और उनका प्रभाव तो खैर निर्विवाद है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए हो या परोपकार के, टीके, पोलियो खत्म होने के करीब, खेती में नए तरीके। इन एरिया में फाउंडेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल। और क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी पर उनका जो अभी फोकस है,
वो दिखाता है कि वो भविष्य की चुनौतियों पर भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। उनकी कहानी में विजन है, गलतियां हैं और लगातार खुद को फिर से गढ़ने की कोशिश है। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? मेरे लिए तो कुछ चीजें साफ उभर कर आती हैं। पहला, जुनून और फोकस की ताकत। कैसे कंप्यूटर का शौक एक ग्लोबल एम्पायर बन गया। सही। दूसरा, स्ट्रेटेजिक विजन। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करना, जैसे वो MS-DOS लाइसेंसिंग। तीसरा, अडेप्ट करने और खुद को बदलने की क्षमता। माइक्रोसॉफ्ट को बदलते मार्केट में ढालना और फिर खुद को परोपकार में लगाना। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। चौथा, स्केल का अविश्वसनीय असर, चाहे वो अरबों डॉलर का बिजनेस हो या अरबों डॉलर का दान। और आखिर में एक ऐसी लेगेसी बनाने की कोशिश जो बिजनेस से कहीं आगे जाए। ये सभी बहुत अहम पॉइंट्स हैं और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे श्रोता भी इस पर विचार करना चाहें हाँ, कि बिल गेट्स जैसे जो टेक विजनरीज हैं, भविष्य में ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, जैसे क्लाइमेट चेंज है, अगली कोई महामारी है या AI का एथिकल इस्तेमाल, इनकी क्या भूमिका हो सकती है और इनोवेशन की रफ्तार और नैतिक जिम्मेदारी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। ये वाकई एक बड़ा और विचारणीय प्रश्न है, जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। बिल्कुल। खैर, अगर बिल गेट्स के जीवन की ये गहरी पड़ताल आपको पसंद आई और इसने आपकी जिज्ञासा को कुछ नया दिया, तो मंथन टॉक्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनके विचारों की दुनिया में गोता लगाने के लिए। तब तक सीखते रहें, उत्सुक रहें।